हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जब हम मिले थे तो हमने बात करी थी नॉर्थ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे क्या चल रहा था। तो हमने इस रीजन के बारे में बात करी थी जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ शुंगा डायनेस्टी थी और उसके बाद कानवा डायनेस्टी आएगी, राइट। अब हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट। आज की क्लास में बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट रीजन में उस टाइम पे क्या चल रहा था। तो एक बार देख लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंडो ग्रीक सबसे पहले आएंगे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडो ग्रीक, इन्हें इंडो ग्रीक क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो, जब सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के बाद जो उसका गवर्नर था सेल्यूकस निकेटर, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई करता है और यहाँ से चला जाता है तो बहुत सारी ग्रीक पॉपुलेशन जो है वो आपको इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में वहीं पे रह जाती है और वो मॉडर्न रूल के अंडर ही आ जाती है। तो इसलिए जब दोबारा से ग्रीक आएंगे तो हम उनको इंडो ग्रीक कहेंगे। इसका टाइम पीरियड अगर मैं बताऊं तो 180 BC वही टाइम है जब शुंगा डायनेस्टी इंडिया में आई। अच्छा, अगर मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं ग्रीक के एम्पायर के बारे में तो वही अलेक्जेंडर आए थे, हाइफिसिस रिवर से वापस चले गए थे, बियास नदी जिसको वो हाइफिसिस कह रहे हैं, और बैटल ऑफ हाइडेस्फस भी लड़ते हैं। वो कौन सी नदी के किनारे, प्लीज ये आपका होमवर्क है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इससे लास्ट टू लास्ट लेक्चर जरूर जाके देखिएगा। इसके बाद आप देखो सेल्यूकस निकेटर जो है वो जिनकी लड़ाई होती है चंद्रगुप्त से, है ना, वो हार जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर वापस चले जाते हैं और चंद्रगुप्त को जो एरिया एक्वायर कर लिया था उन्होंने, अलेक्जेंडर ने, वो चंद्रगुप्त वापस ले लेते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया जिसमें बलूचिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान भी आता है, सॉरी वेस्टर्न पाकिस्तान भी आता है। अगर मेगास्थनीज एक हिस्टोरियन है, सेल्यूकस निकेटर के ही ग्रीक हिस्टोरियन है, तो सेल्यूकस ने ही इनको इंडिया भेजा था। तो ये बताते हैं अपनी बुक इंडिका, मेगास्थनीज की बुक है एक इंडिका, उसमें बताते हैं कि दोनों किंग्स आपस में लड़ाई के बाद इनमें कोई दुश्मनी नहीं होती है, इनफैक्ट दोस्ती हो जाती है। और ये दोनों ही किंग जो है बीच में काफी सारे प्रेजेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, काफी सारे गिफ्ट की लेन देन रहती है और मैट्रिमोनियल अलायंस भी चंद्रगुप्त इनके साथ, इनके किंगडम के साथ बनाते हैं। एक और चीज जो हिस्ट्री बताती है हमें वो ये है कि ग्रीक्स में आप देखोगे तो बुद्धिज्म बहुत फैला, और इसका भी एक अगर मैं श्रेय देना चाहूँ तो वो होगा अशोक को, क्योंकि अशोक ने अपने एडिक्ट्स में ये बोला है कि उन्होंने बहुत सारी बुद्धिस्ट मिशनरीज को ग्रीक रूलर्स के ग्रीक किंगडम्स में मेडिटेरेनियन सी तक भेजा है टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म को फैलाने में अशोका का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके बाद आप देखो तो ये इंडो ग्रीक के एम्पायर का मैप है। कभी कभी आप देखोगे कि पाटलिपुत्र या फिर इस रीजन तक भी आ जाएंगे, मथुरा रीजन को भी कैप्चर कर लेंगे, बट वो कुछ कभी बीच में कुछ टाइम के लिए ही होगा। मूविंग अहेड अगर आप देखो इस किंगडम के किंग्स के बारे में, तो सबसे पहले था डिमिट्रियस, ही वाज द फाउंडर, है ना। इन्होंने अपने ट्रूप्स को हिंदू कुश माउंटेन के तरफ पे भेजा था। और एक इनके किंग होंगे मिनेंडर, विच विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रीक किंग्स, मिनेंडर, ठीक है। ये जो है जो इंडो ग्रीक रूल है उसको सिंध, गुजरात, सूरत वाले रीजन तक लेकर आ जाएंगे। और अब ये सब पता कैसे चलता है? तो स्ट्रैबो नाम के ग्रीक फिलोसोफर, ज्योग्राफर है, सॉरी फिलोसोफर नहीं ज्योग्राफर है, वो अपनी राइटिंग्स में इसको मेंशन करते हैं कि शुंग डायनेस्टी के जो पाटलिपुत्र जो उनकी कैपिटल थी ग्रीक का, एक टाइम पे एडवांसेस उस रीजन तक हो गया था। अगर आप देखो तो बुद्धिज्म जो है वापस से फ्लरिश करेगा इन इंडो ग्रीक किंग्स पीरियड टाइम। जैसे शुंग डायनेस्टी और कानवा डायनेस्टी दोनों ही ब्राह्मणिज्म को ज्यादा प्रमोट करेंगे। इंडो ग्रीक जो होंगे ये बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे, बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगा इनके टाइम पे। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूँ, कुछ थ्योरीज है कि भाई इंडो ग्रीक जो इंडो ग्रीक है वो इंडिया क्यों आए, वापस से इंडिया क्यों आए। एक तो थ्योरी ये है भाई कि जो इंडो ग्रीक है इसके कई सारे रीजन है। एक हिस्टोरियन का पार्ट ये कहता है कि एक्चुअली जो ग्रीक पॉपुलेशन जो रह गई थी ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आए थे। जो ग्रीक पॉपुलेशन आपकी नॉर्थ वेस्ट रीजन में थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए आए। एक कहते हैं कि बुद्धिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका बहुत ज्यादा परसिक्यूशन हो रहा था इन पुष्यमित्र शुंग टाइम, तो इसलिए उनको बचाने के लिए आए, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए आए, क्योंकि खुद भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो अपना रिलीजियस बिलीफ्स को बचाने के लिए आए। एक ये भी कहता है कि मॉडर्न एम्पायर जो था ना वो बहुत प्रॉस्परस था, तो उनकी प्रॉस्पेरिटी को देख के ये लोग नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ आए। तो अब क्यों आए ये तो कहना बहुत मुश्किल है,
बट हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये तीन कारण हो सकते हैं। इनके बारे में पता किससे चलता है, तो वही है बहुत सारे पुराने लिटरेचर या फिर कॉइन्स से। अगर हम इनकी रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब ये ग्रीक रूलर्स में के वहां पे होते हैं, तो ये ग्रीक गॉड की फोटो लगाते हैं अपनी कॉइन्स पे। पर जब ये इंडिया में आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जैसे ही एंटर करते हैं, तो इंडियन डीटी की फोटो लगाना शुरू कर देते हैं। जब ये वहां पे होते हैं तो ये रोमन लैंग्वेज यूज करते हैं अपने कॉइन्स में, और जब ये इंडिया की तरफ पे आ जाते हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस कर लेते हैं, तो ये ग्रीक और खरोष्ठी जैसी स्क्रिप्ट्स को यूज करना, लैंग्वेजेस को यूज करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगर मैं रिलीजन की बात करूं, तो ये लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, बट इसके साथ साथ हिंदुइज्म और ज़ोरास्ट्रियनिज्म को भी फॉलो कर रहे थे। इनकी आर्मी, जब ये लोग आए तो इनकी जो आर्मी, जो इनकी यूनिफॉर्म थी, वेपन्स थे, वेपन्स के साथ जो हेलमेट्स थे, ये इनका स्ट्राइकिंग फीचर था, क्योंकि इससे पहले आप देखोगे आर्मी की कोई ऐसे एग्जैक्ट यूनिफॉर्म नहीं थी। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि इंडो ग्रीक्स का हमारे सोसाइटी में क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये लोग ज्योग्राफी में काफी एडवांसेस लाए, जैसे कि स्ट्राबो इन्हीं के टाइम के हैं। ठीक है, और मेगास्थनीस है ना, तो फिलोसोफर, हिस्टोरियंस भी ये लोग काफी लेकर आए। तो इनका ये सारा कंट्रीब्यूशन, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन इनका ये सारा बहुत ज्यादा रहा। उसके बाद ये क्योंकि खुद बुद्धिज्म को बहुत फॉलो करते हैं, तो ये हेल्प करेंगे कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, देखो ये सारे स्कूल ऑफ आर्ट गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को प्रोपोगेट करेंगे, जो कि बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स को अलग अलग तरीके, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को अलग अलग तरीके से सामने लेकर आएगा। देखो 3 तरह के स्कूल ऑफ आर्ट हम पढ़ेंगे, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, ये तीनों ही स्कूल ऑफ आर्ट जो है, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए सिर्फ ये देख लो कि ये एक स्कूल ऑफ आर्ट है जो एक अलग तरीके का आर्ट एंड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। हम ये सब चीजें जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो हम वहीं पे रिविजिट करेंगे और काफी डिटेल में रिविजिट करेंगे। इसके बाद इंडो ग्रीक की जगह आते हैं इंडोस्काइथियंस। इंडोस्काइथियन एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो ईरान की साइड पे रहने वाली एक नोमैडिक ट्राइब थी, जिनको शकास भी कहते हैं। स्काइथियंस को कई जगह आपको क्षत्रप्स नाम से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, शाकाज नाम से देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे शाकाज ऐसे करके भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो शाकाज, क्षत्रप्स, ये सब कोई और नहीं, ये स्काइथियंस ही है। ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो अगर आप देखो तो इनका जो किंगडम रहेगा ना, वो सत्रप में डिवाइडेड होगा। सत्रप क्या होगा कि ये अपने किंगडम को ना थोड़ा डिसइंटीग्रेटेड वे में चलाएंगे। मतलब इनके जैसे 5 सत्रप्स हैं, 5 ब्रांचेस हैं, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, अपर डेक्कन और वेस्टर्न। तो इन 5 ब्रांचेस पे अलग अलग इनका गवर्नर बैठा होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, उसके बाद आप देखो कि इन्हीं के किंग जो होंगे, इन्हीं के कई सारे किंग जो होंगे, विक्रमादित्य का टाइटल अपने नाम के आगे लगाएंगे, या और विक्रम संवत की शुरुआत करेंगे। दिस इज कैलेंडर। ठीक है, यही विक्रम संवत की शुरुआत करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इनके फाउंडर की, तो ये मोगा या फिर माउस इनके फाउंडर है इस किंगडम के, जो इंडोस्काइथियन जो किंगडम है, शाका क्षत्रप्स इनके फाउंडर है। और इसके बाद आप देखोगे इन्हीं के बेटे हैं चस्ताना। अगर आप देखो क्षत्रप्स या फिर स्काइथियन जो डायनेस्टी है, वो मेजरली 2 पार्ट्स में थी। 2 बड़े जो पार्ट्स थे, एक था बद्रमुखास जिसके ऊपर चस्ताना राज कर रहे थे, और एक था शहरातास जिनके ऊपर नहापना राज करेंगे। नहापना के को हराएंगे सातवाहना किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी। देखो अभी इससे पहले हमने जब लास्ट वीडियो में लास्ट में एकदम देखा था कि जो कानवा है, कानवास, इनको भी हराएंगे कौन? सतवाहना किंग। और वैसे ही यहाँ पे क्षत्रप्स स्काइथियंस को भी कौन हराएंगे? सतवाहना किंग। तो देख रहे हो कि कैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है धीरे धीरे करके। उसके बाद एक जो बेहद इंपॉर्टेंट किंग है, जो इस टाइम के वेरी इंपॉर्टेंट किंग, वो है रुद्रदमन। प्लीज, इनका रुद्रदमन का कंट्रीब्यूशन इंडिया में खूब ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऊपर बाकी सारे स्काइथियन रूलर्स। तो इसलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। रुद्रदमन ने अपने आप को महाक्षत्रप का भी टाइटल दिया है। अगर इनके एम्पायर की बात करूं तो कोंकण कोस्ट, नर्मदा वैली, काठियावाड़ गुजरात में जो जगह है, और मालवा तक ये लोग फैले हुए थे। इनके टाइम पे ग्रीक राइटर होते हैं यवनेश्वर एक ग्रीक राइटर है। इन्होंने यवन जातक याद है? जातक मतलब बुद्धिस्ट टेल्स, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जातक के बारे में किसमें लिखा है? सुत्त पिटक में।
जातक के बारे में किसमें लिखा है? सुत्त पिटक में। तो ये बुद्धिस्ट स्टोरी है, किसके ऊपर? बुद्धा की लाइफ के ऊपर। जातक कौन होती है? बुद्धिस्ट स्टोरी बुद्धा की लाइफ के ऊपर। तो यवन जातक को इन्होंने कन्वर्ट किया है ग्रीक से संस्कृत में, ठीक है। उसके बाद रिपेयर वर्क चलाया है कहाँ पे? सुदर्शन लेक पे। सुदर्शन लेक का रिपेयर वर्क चलाया। इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? तो ये जूनागढ़ है, जूनागढ़, JUNAGAR है। जूनागढ़ में एक इंस्क्रिप्शन है जो बताती है कि इन्होंने सुदर्शन लेक को दोबारा से उसका रिपेयर वर्क किया है। तो ये सुदर्शन लेक जिसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है, तो ये सुदर्शन लेक बनी कब थी? तो ये शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग ने बनाई थी, पर उस टाइम पे ये किंग नहीं थे, उस टाइम पे ये मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मिनिस्टर मान लो या गवर्नर मान लो, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे उस टाइम पे। इन्होंने ये सुदर्शन लेक बनाई थी और इसके बारे में आपको पता चलता है जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन से ही। वहां लिखा हुआ है कि ये जो लेक है चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यमित्र शुंग ने बनाई और रिपेयर वर्क किया रुद्रदमन वन ने। और ये जो लिखा हुआ है, ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो ये चीज ध्यान रखना और याद भी रखना कि संस्कृत में लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये पहली ऐसी इंस्क्रिप्शन है जो कि प्योर संस्कृत में इन प्रोज फॉर्म, काव्य की फॉर्म में, काव्य पोयम की फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। ये होंगे रुद्रदमन। इससे पहले सतवाहना किंग जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी स्काइथियन को हराएंगे। अब ये जब वापस आएंगे तो ये सतवाहना किंग को डिफीट करेंगे और इसके साथ में इन्हीं की एक बेटी जिसे वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी होगी उनके साथ शादी कर लेंगे। तो आप देखो मैट्रिमोनियल अलायंस, आप देखो ये किंग जो है कितने ज्यादा मैट्रिमोनियल अलायंस पर रिलाई करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ऐसा करने के बाद लड़ाई के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप देखोगे 4th सेंचुरी AD के आते आते तक जो ये रूल है इनका, स्काइथियंस का रूल है, ये डिक्लाइन होने लग जाएगा। और वेस्टर्न सत्रप का जो लास्ट रूलर है, एक्चुअली ये वेस्टर्न सत्रप आप मान लो कि आज का गुजरात वाले एरिया में सिमट के रह जाएंगे। स्काइथियंस के बाद पार्थियंस आ जाएंगे और स्काइथियंस बहुत छोटे से एरिया में वेस्टर्न सत्रप में आपका गुजरात एरिया में देखने को मिलेंगे, जिनका एक राजा होगा रुद्रसिम्हा III को जो है वो चंद्रगुप्त II विच इज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी उसको हरा देगा। और फिर फाइनली ये आपको दिखेगा इसके बाद हमारा गुप्ता डायनेस्टी आ जाएगी। तो मैंने बताया ना, हम जब शुंग पढ़ ली, कानवा पढ़ ली, ये इंडो वेस्टर्न ये जो जितनी भी डायनेस्टीज है, जैसे यही खत्म होगी उसके बाद हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ पे जाके ऑर्गेनाइज होगा, तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये सब इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कॉइन्स के बारे में, इनकी कॉइनेज, न्यूमिस्मेटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स, इनके कॉइन्स की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनके कॉइन्स जो कि स्काइथियन शाका क्षत्रप्स के जो कॉइन थे वो इंडो ग्रीक से या फिर उससे पहले जो मॉडर्न एम्पायर रहा उससे कितने डिफरेंट थे। तो देखो मॉडर्न एम्पायर में हमने बोला था पंचमार्क कॉइन थे। किसकी पंचमार्किंग कर रहे थे? वो पीपल के ट्री की या फिर किसी एनिमल के मोटिव की, किसी फूल की, किसी पत्ते की, इस तरह से। बट जब आप देखो इसके बाद जब इंडो ग्रीक आए तो वो किंग्स को दिखा रहे थे, किंग्स की फोटो को एक तरफ दिखा रहे थे और एक तरफ गॉड की डीटी को दिखा रहे थे। एक तरफ गॉड दिखाते थे, एक तरफ किंग की फोटो दिखा रहे थे। पर जब आप पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात आएगी तो ये किंग को कभी शो नहीं करेंगे, मतलब किंग की फोटो नहीं दिखाएंगे, बट कि किंग को रिप्लेस करके जैसे किसी हॉर्स को दिखा देंगे, कि ऐसा पोर्ट्रे करेंगे कि हॉर्स के ऊपर एक किंग बैठा है या फिर कैमल के ऊपर क्रॉस लेग्ड कुशन के ऊपर कोई बैठा हुआ है, इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ ये कोई ग्रीक डिविनिटी की फोटो दिखाएंगे। बुद्धिस्ट भी आपको, बुद्धिस्ट सिंबल्स भी आपको कई सारे दिखेंगे। तो देख सकते हो आप इंडो ग्रीक कितने टॉलरेंट है कि वो हिंदू, ग्रीक और वो सब कुछ, वो सब के बारे में वहां पे दिखाएंगे। शाकास का मेंशन कई बार आप देखोगे, शाकास का महाभारत में, महाभाष्य जो कि पतंजलि की बुक है, मनुस्मृति, पुराण, रामायण, इन सब में देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखोगे शाकास के बाद जो यहाँ पे थोड़े से एरिया में आपको दिखेगा इस तरफ पे वेस्टर्न सत्रप, इसको बोलेंगे वेस्टर्न सत्रप। यहाँ पे आपको स्काइथियंस का रूल होता हुआ जो भी खत्म हो चुका है, यहाँ पे थोड़े से एरिया में दिखेगा। और बाकी एरिया में कौन आ जाएंगे? पार्थियंस। कौन आ जाएंगे? इंडो पार्थियन किंगडम। अगर मैं पार्थियन की बात करूं तो इनका टाइम पीरियड लगभग 1st सेंचुरी CE माना जाता है। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में, वही रीजन में है। बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट है जिनमें इनके बारे में लिखा है और ये भी लिखा है शक पहलवा। तो शक पहलवा मतलब शाकास, मतलब वो स्काइथियंस, शाका स्काइथियंस को ही कहते थे और पहलवा पार्थियंस को ही कह रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि मे बी पैरेलल रूल कर रहे थे। तो मैंने इस मैप में वही बताने की कोशिश भी करी कि वेस्टर्न सत्रप एक रीजन में ये रूल कर रहे थे तो ऊपर पार्थियंस आ गए थे। तो कई बार ऐसा देखा गया कि पैरेलली रूल कर रहे थे। तो द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग्स कौन था? वो था
गोंडो फेरनेस। इन्हीं की रेन में सेंट थॉमस इंडिया आते हैं टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। तो अगर फर्स्ट प्रोपोगेशन क्रिश्चियनिटी का इंडिया में कब होता है, तो ड्यूरिंग दीज पार्थियंस वाली रेन में, ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद एक चीज आप ये नोटिस करना कि चाहे इंडो ग्रीक हो, पार्थियंस हो या फिर शाकाज हो, ये सब जब इंडिया आएंगे ना तो इस यहीं के रीजन में, यहीं की सोसाइटी में अपने आप को एसिमिलेट कर लेंगे। हमें चेंज करने की जरूरत मतलब हमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं करवाएंगे, बल्कि खुद हमारे अंदर एसिमिलेट होना चाहेंगे। गोंडो ये जो गोंडो फेयरनेस है, इनको फाइनली कुशान, क्योंकि इंडो पार्थियंस के बाद कुशान्स आएंगे, इनको हटा देंगे। आप देखना कई जगह पे गोंडो फेयर्स जो फिर इनके राजा है, वो अपने आप को हिंदू डीटी शिवा अपने कॉइन्स में अपने आप को हिंदू डीटी शिवा के साथ या फिर उस जैसा भी दिखाएंगे कि शिव का रूल है। उसके बाद लास्ट जो हमारा किंगडम है जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में आएगा, वो होगा कुशान्स। कुशान्स को यूची ट्राइब भी कहते हैं या फिर मून ट्राइब भी कहते हैं, तो चारियंस भी कहीं कहीं जगह कहते हैं। तो कुशान्स का आप एक्सटेंट इस मैप में देख सकते हो। ये आप देखोगे तो जनरली नोमैडिक ट्राइबल पीपल है, ठीक है। ये स्टेपीज से आए हैं, नॉर्थ सेंट्रल एशिया से। चाइना में भी इनका कुछ हद तक रूल रहा है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और फिर नॉर्थ इंडिया तक इनका एम्पायर का एक्सटेंड होगा। कुजुल कैडेफिसिस इनके जो होंगे वो फर्स्ट फाउंडर होंगे इस एम्पायर के, ठीक है। ये मिंट करेंगे कॉइन्स ऑफ कॉपर, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो कॉइन्स बनाए ना वो रोमन एम्पायर के कॉइन्स के जैसे थे। क्यों? ताकि ट्रेड आसानी से हो सके। तो मतलब आप देख सकते हो कि ट्रेड और कॉमर्स इस टाइम पे काफी फ्लरिश कर रहा होगा। इसके बाद वीमा कैडेफिसिस है, ये गोल्ड के कॉइन्स बनाएंगे, ठीक है। और कॉन्क्वेस्ट तो ये लोग आपस में चलती ही रहेगी। मथुरा रीजन में कभी आएंगे, कभी जो हमारे नॉर्थ डायनेस्टी में कानवा और वो सब होंगे, वो इनके ऊपर टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो वो सब इनका चलता रहेगा। इसके बाद ये डिवोटी होंगे शिव के, लॉर्ड शिव, जिनको शैविज्म भी कहेंगे, और ये खुद को महाशिवारा भी कहेंगे। कई सारे कॉइन्स में इनको महाशिवरा भी कहेंगे। उसके बाद कनिष्क जो है वो आएंगे। कनिष्क इस एम्पायर के बहुत फेमस किंग है, तो प्लीज कनिष्क के बारे में एक अच्छे से पढ़ लेना। ये अपने को देवपुत्र कहेंगे, देवपुत्र, भगवान के पुत्र, देवों के पुत्र। और कॉइन्स में इनको आप देखोगे हेलमेट पहने हुए, इनकी फोटो है। इनके एम्पायर के 2 कैपिटल थे, एक तो पुरुषपुर जिसको आज के टाइम पे पेशावर कहते हैं, और एक मथुरा विच इज इन इंडिया। पुरुषपुर पेशावर ये आपका इस टाइम पे इंडिया में नहीं है। इनके टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होगी, कहाँ? कुंडलवन इन कश्मीर। इनके टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स आए, तो ये सारे स्कॉलर्स हैं, सॉरी ये सारे नहीं, ये यहाँ तक, ठीक है। ये तीनों स्कॉलर्स हैं, जैसे वासुमित्र जिन्होंने महाविभास लिखी, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी, और चरक जो कि द फादर ऑफ आयुर्वेद है, वो भी इन्हीं के टाइम पे आएंगे। तो अगर मैं चरक के बारे में लिखूं तो चरक संहिता इज द फर्स्ट साइंटिफिक बुक ऑन मेडिसिन इन इंडिया, जिसमें डिजीजेस, सिम्टम्स, कॉजेस, क्योर, सर्जरी किस तरह से की जाती है उस सब के बारे में लिखा हुआ है। कनिष्क के टाइम पे ही एक नया कैलेंडर आएगा जिसको बोलेंगे शक संवत, ठीक है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जैसे पहले भी मैंने बताया कि इंडो ग्रीक के टाइम पे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को उन्होंने पैटर्नाइज किया, ऐसे ही कनिष्क भी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को काफी पैटर्नाइज करेगा। लास्ट किंग इनके रहते हैं वासुदेव, उसके बाद ये किंगडम का एंड हो जाता है। तो अगर हम इनका इम्पैक्ट देखना चाहें कि सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट हमारा काफी टाइम तक रहा नॉर्थ वेस्ट रीजन में, तो उससे क्या मतलब क्या हमारे इंडियन कल्चर पे इम्पैक्ट आया। तो सबसे पहले तो पॉटरी देखो तो रेडवेयर, प्लेन, पॉलिश दोनों तरीके की, ये तो पहले से ही चलती आ रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो थी कुशान्स की वो ये थी कि इनको सिल्क रूट के बारे में पूरी तरह से पता था। ये सिल्क रूट चाइना से शुरू होता है और सेंट्रल एशिया मतलब ईरान, प्रेजेंट डे ईरान, इराक और उस वाले एरिया को कवर करता है। अफगानिस्तान और वेस्टर्न एशिया भी इसमें कवर होता है। तो जो सिल्क रूट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा था उस टाइम पे? कुशान। और सोचो सिल्क रूट सबसे ज्यादा फ्लरिश करने वाला ट्रेड रूट है, तो कुशान जब इतने अच्छे ट्रेड रूट को कंट्रोल करेंगे तो इनका इकोनॉमी कितना अच्छा होगा, इनके यहाँ कितनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। इंडो ग्रीक्स जो होंगे दे वर द फर्स्ट टू यूज गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। इससे पहले गोल्ड के कॉइन्स यूज नहीं हो रहे थे।
एंड कुशान्स जो होंगे वो सब, वैसे तो सभी यूज करेंगे गोल्ड के कॉइन्स, पर कुशान सबसे ज्यादा गोल्ड के कॉइन्स लार्ज स्केल पे बनाएंगे। कुशान्स के टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। शाकाज एंड कुशान्स इंट्रोड्यूस्ड बेटर कैवलरी, अभी हमने देखा था कि ये लोग यूनिफॉर्म लेकर आए, हेलमेट का कॉन्सेप्ट लेकर आए, इन्होंने पॉपुलराइज किया हॉर्सेस को इन बैटल्स, ठीक है ना, यूज ऑफ राइडिंग हॉर्सेस। तो जब हॉर्सेस आएंगे तो हॉर्स पे बैठने के लिए सैडल चाहिए होगी, पैर रखने के स्टिरअप चाहिए होगा, एक रस्सी चाहिए होगी ना, हॉर्स को पकड़ने के लिए चाहिए होती है ना, तो इन सब को ये पॉपुलराइज करेंगे इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा यूनिफॉर्म में ट्यूनिक, टर्बन, ट्राउजर्स, हैवी लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग बूट्स। इससे क्या होगा कि वॉर में जीतना आसान हो जाएगा। यूनिफॉर्म होगी ना, यूनिफॉर्म थोड़ा आसान कर देगी, एक डिसिप्लिन लेकर आएगी, कपड़े अच्छे से पहने होंगे, और वहाँ पे ठंड भी है, नॉर्थ वेस्ट रीजन काफी ठंडा रहता है, तो अगर वहाँ पे कपड़े अच्छे से पहने होंगे, यूनिफॉर्म अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली वॉर जीतने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज बेटर होंगी ना। अगर हम कुशान और शाकास के बारे में देखें, दोनों ही किंगडम बहुत फ्लरिश किए हैं इंडिया में, और इन्होंने काफी कुछ इंडिया को दिया है इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड अदर थिंग्स। ये लोग लेकर आएंगे डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किनशिप, क्योंकि ये अपने आप को विक्रमादित्य कहेंगे, कहीं कहीं ये गॉड की डीटी के साथ कॉइन्स में अपनी फोटो लगाएंगे, ये शिव के बहुत बड़े भक्त होंगे। तो कुशान तो अपने आप को कुशान के जो किंग है वो तो अपने आप को देवपुत्र ही कह रहे थे, सन्स ऑफ गॉड कह रहे थे, सीधा ही बोल रहे देवपुत्र है। इसके बाद आप देखोगे मोस्ट ऑफ देम केम एज कॉन्करर्स, है ना, इंडियन सोसाइटी में कॉन्करर्स की तरह आए, इसलिए इनको क्षत्रियास भी कह देते हैं, क्योंकि क्षत्रिय को क्या कहते हैं, वॉरियर क्लास कहते हैं, इसलिए इनको कई जगह पे क्षत्रियास भी कह देते हैं। अब हम बात करते हैं एक दूसरी ट्राइब के बारे में, एक दूसरी डायनेस्टी के बारे में। इससे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात कर लिया, इधर नॉर्थ शुंगा और कानवास के बारे में बात कर लिया, नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात कर लिया। अब हम सेंट्रल इंडिया पे आते हैं, जहाँ पे एक डायनेस्टी है सातवाहनास। सातवाहना डायनेस्टी अगर आप देखोगे तो ये आंध्रा जाति एक आंध्रा ट्राइब है, मतलब ये इंडिजिनस है, ये बाहर से नहीं आए, दे वर वेरी मच इन इंडिया, तो यहीं से ये अपना डायनेस्टी शुरू करते हैं। इनके बारे में हमें मत्स्य पुराण, इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस है कई सारी, वहां से पता चलता है, और न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस भी है, मतलब कॉइन्स से पता चलता है। इनके फाउंडर जो फाउंड किया वो था सिमुक, या फिर सिमुका, जो भी आप बोलना चाहें। इनके जो मेजर रीजन्स हैं जहाँ पे ये रूल कर रहे थे वो था महाराष्ट्र, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। इनकी दो कैपिटल है, एक तो प्रतिष्ठान और एक अमरावती, ठीक है। एक और चीज, जब ये अपने पावर की हाइट पे होंगे तो ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के काफी सारे एरियाज को कैप्चर कर लेंगे। आप देखो कि इनकी सतवाहनास की लड़ाई होती है वेस्टर्न सतरप से भी नजर आती है, वेस्टर्न सतरप से भी इन्होंने लड़ाई करी, और इनफैक्ट ये कानवास से भी लड़ाई करते थे, तो काफी ज्यादा एरिया पे इनका एक स्टैंड रहा है। अगर मैं इनकी डायनेस्टी के बारे में बात करूं तो ये पहली ऐसी डेक्कनीज डायनेस्टी है, डेक्कन की डायनेस्टी है, जो साउथ रीजन तक भी एक्सपैंड कर जाएगी। सिमुक जो होंगे वो हालांकि खुद तो ब्राह्मण होंगे, पर बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को ही प्रोपोगेट करेंगे, तो ही वाज अ वेरी टॉलरेंट रूलर। इसके बाद अगर आप एक इम्पॉर्टेंट रूलर जो इस डायनेस्टी का है वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र में गौतमी जो है ये इनकी मदर का नाम है, गौतमी बाला श्री इनकी मदर का नाम था, तो गौतमी के पुत्र गौतमी पुत्र जो है। इनके किंगडम में अगर आप देखोगे तो इनके किंगडम में बहुत सारे किंग्स ने अपना नाम जो है अपनी मदर के नाम पे रखा है, तो इनके अंदर मैट्रिलिनियज जो नेमिंग जो सिस्टम था वो अपनी मदर के नाम पे लिखने का सिस्टम था। उसके बाद आप देखो सतकर्णी, मतलब सबका हित करने वाला, तो सतकर्णी इज बेसिकली अ टाइटल विच इज गिवन टू देमसेल्व्स बाय मेनी ऑफ सातवाहना रूलर्स। ये खुद तो ब्राह्मण थे और इन्होंने कई सारे शक, इंडो स्काइथियंस और क्षत्रिय रूलर्स को डिफीट किया है। अगर आप देखो तो इनकी मदर ने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाई है नासिक में, जिसमें उन्होंने इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ शकास बताया है, पहलवास एंड यवनास। तो शक मतलब इंडो स्काइथियंस, पहलवास इज इंडो पार्थियंस एंड यवनास इज इंडो ग्रीक्स, है ना। तो उन सबको इन्होंने डिफीट किया है, उन सबको डिस्ट्रॉय किया है। इनको एक ब्राह्मण भी कहते हैं, अ फियरलेस ब्राह्मण, तो मतलब इनको आप ये डरते नहीं है, ही इज वेरी, एक ब्राह्मण का इनको टाइटल मिला है। उसके बाद राजाओं के राजा एंड महाराज का टाइटल दिया है। गौतमी पुत्र के इमीडिएट सक्सेसर रहेंगे वशिष्ठी पुत्र पुलुमई। ये बेसिकली इनके बारे में हमें पता चलता है आंध्रा में उनके कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से। जूनागढ़ में एक इंस्क्रिप्शन है जिससे पता चलता है कि इन्होंने रुद्र दमन, अपनी बेटी का जो अपनी बेटी की मैरिज रुद्र दमन विच इज स्काइथियन, इंडो स्काइथियन, उनसे उनकी शादी करी, मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। मूविंग अहेड, अगर हम
सतवाहनास की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो देखो, किंग तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक दो किंग इंपॉर्टेंट है और उन्होंने क्या काम किया, अगर कोई डिस्टिंक्ट वर्क किया है तो डेफिनेटली वो किंग इंपॉर्टेंट है। बट अगर हमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो किसी भी किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन, उसका आर्ट एंड कल्चर, जो कि हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियोस में, पर उनकी सोसाइटी किस तरह से थी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सातवाहना, सेंट्रल इंडिया किंग डायनेस्टी जो कि सातवाहना डायनेस्टी, अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करूं तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी ये शास्त्रों पे बेस्ड होगी, वेदास पे बेस्ड होगी। ब्राह्मण है ना, राजा जो होगा वो रूल करेगा, इनके प्रिंस होंगे, महारथीज होंगे, महासेनापति होंगे, महातलवारा होंगे। तो अगर आप देखो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो बेसिकली मिलिट्री होगी। कैसी एडमिनिस्ट्रेशन होगी? मिलिट्री बेस्ड होगी, ठीक है। तो हर कोई बस लड़ाई के लिए होगा। तो हर एक ग्राम जो होगा, हर एक विलेज जो होगा ना, इनके अंडर हर एक जो विलेज होगा वो एक मिलिट्री या फिर एक मिलिट्री हेड के अंदर आएगा। जैसे एक महासेनापति एक विलेज का हेड होगा, समझ गए। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो ब्यूरोक्रेटिक होगा, मतलब एक हायरार्की फॉलो करने वाला होगा। इनके जो किंग होंगे वो अपने अंदर एक डिवाइन क्वालिटी टाइप की बताएंगे, खुद को एक किसी गॉड से रिलेट करते बताएंगे। जैसे कुछ अपने आप को रामा से रिलेट, कुछ भीम, कुछ अर्जुन से रिलेट करते बताएंगे। किंगडम जो होगा वो अहारा में डिवाइडेड होगा, मतलब वही विलेज जो होगा वो अहाराज में डिवाइडेड होगा। जैसे मॉडर्न किंगडम्स में आप देखते हो अमात्यास और महामात्यास थे, सिमिलरली यहाँ पे भी वो आपको फीचर नजर आएगा। बट मौर्यास में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी हर एक विलेज की, बट यहाँ पे आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी मेजरली वो मिलिट्री ही होगी। मूविंग अहेड, अगर मैं और बताऊं तो इनके अंदर फ्यूडल एलिमेंट्स होंगे। जैसे जो सेनापति होगा वो किसी एक प्रोविंस का गवर्नर रहेगा, और ये मे भी इसलिए रखा जाता होगा क्योंकि जो आप डेक्कन देखोगे ना वहाँ बहुत ज्यादा ट्राइबल पीपल है, तो उनको कंट्रोल करना किसी ब्राह्मणाइज्ड वे से बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कोई ऐसा सेनापति रखते होंगे जो इन ट्राइब्स को कंट्रोल कर सके, उन ट्राइब से बातचीत कर सके। यहाँ पे आपको टैक्स फ्री विलेजेस का ग्रांट दिखता हुआ टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये भी नजर आएगा। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ये, हालांकि बाकी सब लोग शुंगा और वो लोग संस्कृत यूज कर रहे थे, बट ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी सतवाहनास की क्या होगी? प्राकृत। ओके, उसके बाद आप देखो इनकी इकोनॉमी के बारे में, तो एग्रीकल्चर इनका भी बैकबोन है, एग्रीकल्चर मेजरली करेंगे। एक स्ट्राइकिंग फीचर जो इनका है वो है लेड के कॉइन्स। इससे पहले लेड के कॉइन्स कोई नहीं कर रहा था, तो सातवाहना स्टार्टेड द यूज ऑफ लेड कॉइन्स। द्रविडियन लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये सब में कॉइन्स के ऊपर लिखेंगे। मैरिटाइम ट्रेड इनके वहां पे खूब फ्लरिश करेगा, तो आपको कॉइन्स के ऊपर शिप्स की इमेजेस भी देखने को मिलेंगी। अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट को बिलीव करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका रोमन एम्पायर से खूब ज्यादा ट्रेड होता था, और ये ट्रेड के लिए शिप रूट काफी फॉलो करते थे। इनके वहां पे कई सारे पोर्ट्स डेवलप थे, जैसे भरूच, बता सकते हो कहाँ पे? या फिर भरूच को हम भृगु कच्छ भी कहते हैं, भरूच को हम भृगु कच्छ भी कहते हैं। कहाँ पे है ये? गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात में। सोपारा, सोपारा कहाँ है? महाराष्ट्र में, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में, ठीक है। और कौन सा ट्रेड पोर्ट है जो इनका डेवलप था, जो इनके अंडर भी था, वो है म्यूजीरी, MUZIRI, म्यूजीरी। ये कहाँ है? केरल में। इसके अलावा ताम्रलिप्ति पोर्ट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। इसके बाद एक और पोर्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है अरिकामेदु। अरिकामेदु कहाँ है? पौंडीचेरी में, ठीक है। कहाँ है? पौंडीचेरी में। तो ये सारे पोर्ट्स जो है इनके थ्रू ट्रेड हो रहा था, वेल एस्टैब्लिश्ड है। इंस्क्रिप्शंस में कई जगह पे ये चीज लिखी हुई है। उसके बाद अगर आप देखो कि पैडी के ट्रांसप्लांटेशन के बारे में इनको बहुत अच्छे से पता था। तो इनका जो रीजन है वो बेसिकली गोदावरी कृष्णा बेसिन वाला रीजन है, और पानी की कोई कमी नहीं है। तो ये इन दो रिवर्स के माउथ पे पैडी कल्टीवेशन करेंगे, राइस की कल्टीवेशन खूब ज्यादा होगी। उसके बाद आप देखोगे राइस कल्टीवेशन ही नहीं, कॉटन कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, कॉटन को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको भी कल्टिवेट कर रहे हैं। तो इन दोनों ही चीजों से आपको दिखेगा कि रूरल इकोनॉमी काफी एडवांस थी, काफी फ्लरिश कर रही थी। इनको पता था राइस, कॉटन ये सब कैसे उगाना है ना। ट्रेड भी काफी फ्लरिश कर रहा था क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे, रोमन्स के साथ ट्रेड कर रहे थे। इतने सारे पोर्ट्स थे इनके पास, अरिकामेदु, भरूच जिसको भृगु कच्छ कहते हैं, सोपारा, मुजीरी, ताम्रलिप्ति।
इसके बाद अगर मैं रिलीजन पे आऊँ कि रिलीजन क्या मानते थे, तो देवर बेसिकली ब्राह्मणिक रिलीजन मानते थे, बट ऐसा नहीं है कि बाकी सबको पैटर्नाइज नहीं किया है, बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया है। इनफैक्ट बुद्धिस्ट ग्रांट्स भी खूब सारे दिए हैं और जेनरस थे काफी ज्यादा दूसरे कास्ट और रिलीजन के लिए, ये तो हमें पता चली गया है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की कंस्ट्रक्शन कराई है। नागार्जुनकोंडा और अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है, या फिर नासिक और जुनार जो कि महाराष्ट्र में है, ये फेमस बुद्धिस्ट साइट बनी इन्हीं के कारण। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी प्राकृत थी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, ब्राह्मी मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते थे, जैसे हम अभी हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं। और संस्कृत का यूज काफी रेयर है, रेयरली दे यूज्ड संस्कृत। दैट्स ऑल फॉर टुडे।